स्थानीयता क्या है? यदि हम भौतिकी या कंप्यूटिंग की बात करें तो कंप्यूटिंग प्रणाली में या कंप्यूटर प्रणाली में स्थानीयता मतलब एक निश्चित भविष्यवाणी के बारे में बात करना, किसी एक निश्चित स्थान के बारे में बात करना। आज के हम सेशन में कंप्यूटर या भौतिकी से जुड़े इन किसी भी तथ्य के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जबकि यह किसी क्षेत्र के बारे में होगा जहां पर किसी व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार होंगे, उनकी अपनी सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं होंगी। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज का जो हमारा सेशन आधारित होगा, अभी हाल ही में झारखंड में स्थानीयता को लेकर जो खबर मुद्दा चर्चा में रहा है उसी पर आधारित होगा। यानी आज के हमारे इन डेप्थ के टॉपिक का नाम है अब कौन रहेगा झारखंड का निवासी। झारखंड की स्थानीयता, झारखंड के निवासी बने रहने के लिए और इस बात की पुष्टि के लिए अभी हाल ही में झारखंड की सोरेन सरकार ने एक नया निर्णय लिया है, जिसमें मंत्रिमंडल ने एक ऐसे मसौदे को पेश किया है जिसके अंतर्गत अब यह डिसाइड किया जाएगा कि किसी व्यक्ति की स्थानीयता कैसे निर्धारित की जाएगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और वे बिंदु कौन से होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे आज के हमारे टॉपिक में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी खबर क्या है, यह खबर क्यों चर्चा में आ गई है और क्यों हम इसे आज यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके बाद जानेंगे कि वर्ष 2022 यानी अभी हाल में जो सोरेन सरकार की मंत्रिमंडल ने मसौदा पेश किया है वह मसौदा क्या है, यानी 2022 का हालिया मसौदा क्या है। इसके बाद समझेंगे पृष्ठभूमि को, तो झारखंड में स्थानीयता को लेकर या वहां पर डोमिसाइल स्थिति को लेकर इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि में क्यों ये खबर में था, क्यों ये चर्चा में था, कैसे वहां पर स्थानीयता तय होती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर समझेंगे वर्ष 2016 के कार्यकारी आदेश के बारे में कि क्या था वर्ष 2016 का कार्यकारी आदेश। इसके बाद जानेंगे वर्ष 1932 के खाद्यान्न के बारे में, यानी वर्ष, क्योंकि इस पूरे मसौदे में वर्ष 1932 का खाद्यान्न खासा तौर पर चर्चा में रहा है, तो समझेंगे कि वर्ष 1932 का खाद्यान्न क्या है, समझेंगे इसकी कानूनी अड़चनों को, यानी यह मसौदा पेश तो किया गया है लेकिन इसके पारित होने में क्या कुछ कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, इसके बारे में देखेंगे। फिर समझेंगे कि इस पूरे मसौदे को पेश होने के बाद जब यह विधेयक बन जाएगा तो इससे जो झारखंड के लोग हैं या मूल निवासी हैं उनको क्या फायदे होने वाले हैं। इसके बाद जानेंगे इस पूरे सेशन से संबंधित एक प्रश्न होगा, उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबर को, यह खबर चर्चा में क्यों रही है। खबर देखें तो यह खबर हमने ली है एक तो इंडियन एक्सप्रेस से और हिंदुस्तान टाइम्स से। इन दोनों ही न्यूज़पेपर्स में यह खबर आज प्रकाशित हुई थी। उन्हीं दोनों खबरों या न्यूज़पेपर्स की जो खबर है उसी पर आधारित क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उसके आधार पर हम यह सेशन लेकर आए हैं। तो खबर थी व्हाई झारखंड वांट्स टू डिफाइन अ लोकल with 1932 as the cut off for domicile। यहाँ पर यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस से ली गई थी। तो इन दोनों न्यूज़पेपर्स में जो महत्वपूर्ण चर्चा की गई है वह इसी बारे में की गई है कि हाल ही में जो मसौदा पेश हुआ है, इस मसौदे में जो कट ऑफ ईयर है वह 1932 को लिया गया है। तो इसे 1932 ही क्यों लिया गया है, क्यों डिसाइड किया गया है कि इसमें जो कट ऑफ ईयर होगा डोमिसाइल को निर्धारित करने के लिए या स्थानीयता को तय करने के लिए वह वर्ष 1932 ही क्यों है, तो इस पूरे सेशन में हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि दरअसल यह हालिया मामला चर्चा में क्यों आया और यह हालिया मामला है क्या। तो झारखंड की सोरेन सरकार ने अभी हाल ही में यानी झारखंड मंत्रिमंडल ने एक स्थानीयता यानी रेसिडेंट या डोमिसाइल इन व्यक्तियों की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए एक मसौदा पेश किया है और इस मसौदे की वजह से ही यह खबर चर्चा में आ गई है। यानी व्यक्तियों की परिभाषा करने के लिए झारखंड के स्थानीय निवासी विधेयक, इसके मसौदे को मंजूरी दे दी है। किसने? झारखंड के मंत्रिमंडल ने। झारखंड के मंत्रिमंडल ने इस मसौदे को मंजूरी देने के साथ ही यह बात कही है कि इसमें भूमि रिकॉर्ड्स के लिए, यानी चूंकि हम जब स्थानीयता तय करते हैं या कोई राज्य किसी व्यक्ति की स्थानीयता तय करता है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या होते हैं उसकी भूमि रिकॉर्ड्स। उसकी भूमि रिकॉर्ड्स कितने पुराने हैं, इसी के आधार पर उनके पूर्वज कितने पुराने हैं, इसी के आधार पर वहां पर स्थानीयता तय की जाती है। तो इसमें सोरेन सरकार ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड्स के प्रमाण के लिए वे वर्ष 1932 के खाद्यान्न का इस्तेमाल करेंगे। यानी वर्ष 1932 को उन्होंने कट ऑफ ईयर मान लिया है। वर्ष 1932 के पहले जो भी लोग झारखंड या तत्कालीन बिहार क्षेत्र में निवास कर रहे थे, उनके पास चूंकि उसका भूमि दस्तावेज होगा या भूमि रिकॉर्ड के उनके खुद के प्रमाण होंगे,
उन्हीं प्रमाणों के आधार पर उसी को अभी कट ऑफ ईयर के रूप में मानने वाले हैं। यह बात उन्होंने इस पूरे मसौदे में की है। इस वजह से यह पूरा जो इनका मसौदा था वह चर्चा में आ गया है, क्योंकि उन्होंने 1932 को कट ऑफ मान लिया है। इसके अलावा उन्होंने यह बात भी कही है, चूंकि इस पे किसी भी प्रकार की अड़चन ना आए, यह मसौदा पेश हो जाए, इसके लिए उन्होंने इसे कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है। तो यानी सोरेन सरकार ने कहा है कि इस विधेयक को पारित होने के बाद, क्योंकि जब यह भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में आ जाएगा, तो यह किसी भी तरीके से अदालती कार्रवाई या अदालत या न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई है और प्रस्ताव भेजा है इन्होंने केंद्र सरकार को कि इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का न्यायालयी हस्तक्षेप इसके अंतर्गत ना हो। तो यह पूरी खबर, इसलिए यह हालिया जो मसौदा था यह चर्चा में था। अब समझेंगे इसकी पृष्ठभूमि को। दरअसल झारखंड में स्थानीयता को लेकर कौन सी पृष्ठभूमि मौजूद है, इससे पहले कब कब यह चर्चा में आया है। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में बना। किससे अलग हुआ था? बिहार से। तो बिहार से अलग होकर झारखंड वर्ष 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बन गया। और जैसे ही झारखंड एक अलग राज्य बना, उसी समय से उस पूरे क्षेत्र की स्थानीयता या लोगों की स्थानीयता या डोमिसाइल को लेकर यह चर्चा में रहा है। बार बार लोगों की स्थानीयता को निर्धारित करने या स्थानीयता को डिसाइड करने की वजह से यह पूरे क्षेत्र में मांग लगातार चर्चा में रही है। यानी स्थानीय निवासी का मुद्दा यहाँ पर लगातार चर्चा में रहा है वर्ष 2000 से ही, जब से झारखंड यहाँ पर अलग राज्य बना था। तो झारखंड का एक स्थायी निवासी उसे ही माना जाएगा जिनके पूर्वज के नाम, यानी उनके पूर्वज के नाम वर्ष 1932 के जो खातियान है उसमें शामिल होगा, या उस पूरे खातियान में उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है उसमें उनके नाम शामिल होंगे। तो अब तक क्या माना जा रहा था, क्या डिसाइड किया गया था कि वर्ष 1932 वाले जो खातियान है उस पर ही यह डिसाइड किया जाएगा कि उस पर यदि पूर्वज का नाम है, व्यक्ति के पूर्वज का नाम है, तो वह झारखंड का स्थानीय या निवासी माना जाएगा। इसके बाद यदि बात करें, चूंकि यह शुरुआती समय था, जैसे ही झारखंड अलग हुआ था, तो यह शुरुआती समय की बात थी जब 1932 के खातियान के आधार पर ही वहां के स्थानीय लोगों को झारखंड की स्थानीयता मिल गई थी। इसके बाद जब बाबूराव मरांडी की सरकार झारखंड में आई, यानी बाबूलाल मरांडी जब झारखंड के मुख्यमंत्री बने, तो वर्ष 2002 में राज्य की डोमिसाइल पॉलिसी घोषित की गई। यानी बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 2002 में झारखंड में वहां की जो डोमिसाइल पॉलिसी है वह घोषित की, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा कि 1932 के सर्वे सेटलमेंट को ही वे स्थानीयता का आधार मानेंगे। 1932 में जो खातियान है उसमें जिन जिन लोगों का नाम है, जिनके पूर्वजों का नाम है, उसे ही वे उस स्थानीयता का उन्होंने आधार बनाया। लेकिन इसके बाद उस क्षेत्र में बहुत अधिक प्रदर्शन किए गए, बहुत अधिक आगजनी जैसी घटनाएं देखी गई, जिसके बाद उन्हें बाद में बाबूलाल जी को इस्तीफा भी देना पड़ा। यानी यहाँ पर आगजनी की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ गया था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, वर्ष 1932 के खातियान का विरोध कर रहे थे। वे चाह रहे थे कि इसकी जो कट ऑफ ईयर है उसे और बढ़ा दिया जाए, यानी 1950-60 के आसपास ले लिया जाए। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने 1932 के सर्वे सेटलमेंट को स्थानीयता का आधार बना दिया। जब लोगों ने कई याचिकाएं फिर कोर्ट में दायर की, तो जब कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, तो इस जो फैसला जो बाबूलाल मरांडी ने लिया था, उस फैसले को कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया और उसे रद्द कर दिया। जब इस फैसले को रद्द कर दिया गया, तो बाद में जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो नए मुख्यमंत्री आए। कौन थे नए मुख्यमंत्री? अर्जुन मुंडा। तो जब झारखंड के नए मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आए, तो उन्होंने भी एक स्थानीयता नीति यानी स्थानीय नीति तय करने के लिए, एक नई पॉलिसी के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में यह समिति भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। इसके बाद यह जो पूरा कार्यक्रम था वह ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन वर्ष 2014 में जब रघुवर दास की सरकार आई, तो वर्ष 2016 में उन्होंने एक नया नियम लाया। वर्ष 2016 में उन्होंने कहा कि अब वहां पर स्थानीय लोगों की नए तरीके से परिभाषा देखी जाएगी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब स्थानीय लोगों की परिभाषा को तय करने के लिए या वहां के लोगों की स्थानीयता को तय करने के लिए वर्ष 1985 को कट ऑफ वर्ष के रूप में माना जाएगा। वर्ष 1985 के बाद जो भी लोग वहां निवास कर रहे हैं, उसके समय वर्ष 1985 के समय से जो लोग वहां राज्य में निवास कर रहे हैं, उन लोगों को वहां पर स्थानीय माना जाएगा। तो वर्ष 1985 के आसपास या उसके पहले के जो भी दस्तावेज हैं उन्हें ही उन्होंने कट ऑफ ईयर के रूप में ले लिया। फिर वर्ष 2016 के स्थानीय व्यक्तियों
इनको लेकर जो भी मानदंड निर्धारित किए गए थे, इन्हें भी चुनौती दे दी गई, यानी यहाँ पर भी लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। जब लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, इसे वापस लेने की मांग कर दी गई। तो जो 2016 में रघुवर दास सरकार ने यह डिसीजन लिया था कि वर्ष 1985 को आप कट ऑफ ईयर मान लीजिए, इसे वापस लेने की मांग करने लगे। कई ऐसे विधायक ही थे झारखंड में जिन्होंने इसे वापस लेने की मांग की। इस वजह से जो हालिया मसौदा है उसे पेश किया गया, जिसमें वर्ष 1932 को कट ऑफ ईयर के रूप में मानने की बात चल रही है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे वर्ष 1932 का जो खाद्यान्न है वह क्या है। सबसे पहले जानेंगे खाद्यान्न को। दरअसल खाद्यान्न भूमि अधिकारों का एक दस्तावेज है, यानी जैसे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो विभिन्न अधिकारों के बारे में बताता है, बहुत सारे अधिकार न्याय इन सभी के बारे में हमें परिचय कराता है, उसी तरीके से भूमि से संबंधित जो भी रिकॉर्ड्स हैं, कितने पूर्वज, कौन कौन से पूर्वज उस क्षेत्र में वहां पर उनकी भूमि थी, इसके बारे में जो भी रिकॉर्ड्स है वह कहाँ पर है, खाद्यान्न में। और यह क्या है, एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें भूमि रिकॉर्ड्स या भूमि अधिकार या अधिकार उसके अंतर्गत लिखे गए हैं या उसके अंतर्गत वे अधिकार शामिल हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है, खाद्यान्न। तो वर्ष 1932 में खाद्यान्न जो बनाया गया था, यह रिकॉर्ड बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 1932 में बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, यानी अंग्रेजों ने 14-18 के आसपास एक सर्वे किया भूमि को लेकर, भूमिहीनों को लेकर, और उस सर्वे के बाद 1932 में ऐसा माना जाता है कि यह स्पष्ट रूप से भूमि को लेकर एक सही दस्तावेज है। इसलिए वर्ष 1932 के खाद्यान्न को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में 1932 के खाद्यान्न में स्थानीयता के आधार मानने की मांग की गई यहाँ पर, इसीलिए सोरेन सरकार ने 1932 को यहाँ पर मुख्य रूप से कट ऑफ ईयर के रूप में माना है। क्यों ये ऐसी मांग की गई झारखंड में? क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं वहां पर, उनके अधिकारों का लगातार अतिक्रमण हो रहा था। क्योंकि बाहर से वहां पर लोग निवास कर रहे थे, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, आदिवासी हैं, SC/ST समुदाय है जो वहां का, वे उनके अधिकारों का लगातार अतिक्रमण हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। लिहाजा वहां की जो भी स्थानीय नीति है वह प्रभावित हो रही थी। तो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए, इससे बचने के लिए ही वर्ष 1932 के खाद्यान्न को आधार बनाए जाने की यहाँ पर मांग चल रही थी। तो जब कई विधायक ने भी यह बात कही, तो अभी हाल ही में सोरेन सरकार ने 1932 के खाद्यान्न को यहाँ पर शामिल कर लिया है। 1932 के सर्वे में जिनका नाम खाद्यान्न में चढ़ा हुआ है या जिनका नाम उस खाद्यान्न में लिखा है, उसे ही यहाँ पर स्थानीय निवासी के रूप में या स्थानीय निवासी का या स्थायी निवासी का दर्जा दिया जाएगा। यह भी हाल ही में सोरेन सरकार ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि 1932 के आधार पर ही जो भी चीजें तय होगी उसे ही यहाँ पर लागू किया जाएगा। यह हमने चर्चा की वर्ष 1932 के खाद्यान्न के बारे में। अब हम जानेंगे कि यह खाद्यान्न महत्वपूर्ण क्यों है, यानी क्यों इस खाद्यान्न को इतना ज्यादा यहाँ पर तरजीह दी जा रही है। तो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि वर्ष 1932 से पहले झारखंड या तत्कालीन बिहार में बहुत सारे लोगों का प्रवास हुआ, आवागमन हुआ। इस वजह से यहाँ पर कई क्षेत्रों के लोग निवास कर रहे हैं, और कई क्षेत्रों के निवासी यहाँ पर होने की वजह से इसके बिहार राज्य के, चूंकि तत्कालीन बिहार था, जब झारखंड वापस बन गया, तो अब झारखंड राज्य के जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उन लोगों की रहने की जो अपनी स्थिति है, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनका जो सामाजिक विकास है, वह नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। क्योंकि आदिवासियों का अपना खुद का कल्चर होता है, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, तो वे सब अलग क्षेत्र के लोग जब वहां पर आ रहे हैं, तो उन्होंने उनके रीति रिवाज को, उनके कल्चर को नेगेटिवली या नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इस वजह से वर्ष 1932 के खाद्यान्न को यहाँ पर लाने की मांग चल रही है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि राज्य में 1941 की जनगणना के बाद लगातार पूरे राज्य की जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी और जो वहां उस राज्य के मूल निवासी हैं, उनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो चूंकि किसी क्षेत्र में वहां के जो आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो क्षेत्र की पहचान होते हैं, उस इलाके की पहचान होते हैं, तो उनकी जो रीति रिवाज है, उनके संरक्षण के लिए, उनके मूल निवासियों के संरक्षण के लिए भी यह मांग चर्चा में है, यह मुद्दा चर्चा में है कि वर्ष 1932 के खाद्यान्न को झारखंड के लिए लागू करना चाहिए, या जो यह खाद्यान्न है वर्ष 1932 का, इसे ही यहाँ पर मान्यता प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य तर्क भी दिए जाते हैं कि क्यों वर्ष 1932 के खाद्यान्न को लागू करना चाहिए, इसमें कहा गया है कि ST/SC और मूल निवासियों के विकास के लिए एक सकारात्मक कार्यवाही की जा सके, ताकि उनका जो विकास है वह प्रभावित ना हो, नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव उन पर ना पड़े।
इस वजह से वर्ष 1932 के खाद्यान्न को यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय व्यक्तियों की जो सामाजिक संस्कृति है, उनके सांस्कृतिक, शैक्षिक और जो भी अन्य लाभ हैं वे अच्छी तरीके से वहां पर सुनिश्चित किया जा सके। उन क्षेत्रों के जो लोग हैं वहां पर स्थानीय जो उनके लाभ हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनका वहां के लोग ही लाभ ले सकें, ना कि अन्य क्षेत्रों के लोग। तो यह सारे लाभ सुनिश्चित करने के लिए ही यह फैसला लिया जा रहा है कि वर्ष 1932 के जो भूमि दस्तावेज हैं या वर्ष 1932 है उसे कट ऑफ ईयर के रूप में माना जाए। हमने चर्चा की वर्ष 1932 के खाद्यान्न के बारे में और इसके बारे में कि यह क्यों लाया जाए। अब हम जानेंगे कि इसे लाने के पीछे, क्योंकि इससे पहले भी वर्ष 1932 के खाद्यान्न को यहाँ पर लाया गया था, लेकिन कई ऐसी आगजनी की घटनाएं हुई, बहुत अधिक दंगे आदि हुए और कुछ कानूनी अड़चनें भी यहाँ पर देखने को मिली। तो अब हम देखेंगे कि सोरेन सरकार ने मसौदा पेश तो कर दिया है, लेकिन इसके आने वाली जो भी कानूनी अड़चनें हैं, इसके सामने आने वाली जो भी कानूनी चुनौतियां हैं, उनसे वह कैसे निपटेंगे। तो उन्होंने इसके लिए भी कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि विधेयक के सामने कोई कानूनी अड़चन आती है तो इस चुनौती से बचने के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे ही वे मसौदा पेश करेंगे तो उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है कि इस मसौदे को या इस विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। जो संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। तो जैसे ही संविधान की 9वीं अनुसूची में यह मसौदा या विधेयक या यह कानून जैसे ही इसके अंतर्गत आ जाएगा तो इसे न्यायिक जांच से सुरक्षा मिल जाएगी, यानी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। जब न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी तो फिर किसी भी तरीके से इसे रद्द नहीं किया जा सकता या अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में कई बार कोर्ट ने खुद कहा है कि भले ही कोई कानून या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित वे कानून जो 9वीं अनुसूची है, संविधान की 9वीं अनुसूची में मौजूद है, तो उस पर तब तक हम समीक्षा नहीं कर सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर तब तक समीक्षा नहीं की जा सकती तब तक कि वह भारतीय संविधान के मूल ढांचे और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करे। यानी किसी कानून से, यानी भारतीय संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होता है और मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो फिर कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकेगा। लेकिन यदि ये दोनों चीज प्रभावित नहीं होते हैं तो ही उन्हें न्यायिक सुरक्षा मिली है। ये किसके बारे में है? संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में। तो अभी सरकार ने कहा कि जैसे ही कानूनी अड़चनें इस पे आती हैं, क्योंकि वर्ष 2002 वाले मामले में भी हमने देखा था कि कानूनी अड़चनें आ गई थी, वहां पर उसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद यदि सरकार कहती है कि इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा तो कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कही है कि यदि मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उसकी समीक्षा की जा सकती है। और सरकार ने अभी हाल ही में केंद्र सरकार को, यानी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तो हमने चर्चा की कानूनी अड़चनों के बारे में। हमने यह भी देखा कि किस स्थिति में इसे कोर्ट के जरिए या न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन यदि मूल अधिकार को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है या संविधान के ढांचे को, मूल ढांचे को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है तो इसकी समीक्षा की जा सकती है। तो ये हमने जाना कानूनी अड़चनों के बारे में। अब हम समझेंगे कि राज्य के जो स्थानीय लोग हैं इस विधेयक के बाद या इस विधेयक के मान्य होने के बाद, इस विधेयक के पारित होने के बाद, जो कि अगले ही सेशन में उसे पारित कर दिया जाएगा, तो पारित होने के बाद वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कौन कौन से फायदे मिलेंगे, कौन कौन से लाभ मिलेंगे। तो इससे स्थानीय लोगों को कुछ फायदे होने वाले हैं कि संदर्भ में भूमि पर उनके जो अधिकार हैं वे बढ़ जाएंगे, और जैसे ही उनके भूमि अधिकार बढ़ेंगे तो उनकी अपनी खुद की रोजगार सृजित करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके रोजगार बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने चर्चा भी की भूमि पर अधिकार बढ़ेंगे तो वहां पर वे अपने कार्य जो है वो कर सकेंगे और रोजगार में उनकी बढ़ोतरी होगी, व्यापार में बढ़ोतरी हो सकेगी। क्योंकि अभी सरकार ने कहा है कि जैसे ही स्थानीय लोगों की परिभाषा तय हो जाएगी तो वहां पर आरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्थानीय लोगों को वहां पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की भी बात चल रही है सरकार के द्वारा। इसके अलावा उन्हें व्यापार में तरजीह दी जाएगी। जैसे ही स्थानीय लोगों की परिभाषा डिसाइड हो जाएगी कि ये यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं तो उन्हें व्यापार, प्राकृतिक संसाधन जैसे नदियों, झीलों और मत्स्य पालन के लिए वहां पर अधिक तरजीह उन्हें दी जाएगी, अधिक उन्हें फायदे सुनिश्चित हो सकेंगे। स्थानीय परंपरा, सामाजिक संस्कृति है, जो उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, वाणिज्यिक जो भी उनके उद्यम है, उनमें स्थानीय लोगों को अधिक फायदे मिलेंगे और उन्हें अधिक तरजीह राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वे हमने डिस्कस किए हैं।
अब देखेंगे आज के ही सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न, जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर है। प्रश्न है, झारखंड कब बिहार से अलग होकर अलग राज्य बना? हमारे ऑप्शन है 2000, 2001, 2002, 2003। तो इस पूरे सवाल का सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया बताएं कि यह पूरा सेशन या इन डेप्थ सेशन आपको कैसा लगा। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।